हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ के अंदर पढ़ने वाले हैं आज से इंटीग्रेशन। कैलकुलस का आपने इंट्रोडक्शन देख ही लिया होगा और इसी उम्मीद के साथ कि आपको बेसिक समझ होगी कि इंटीग्रेशन में हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन को। और ये एक पूरी जर्नी है, छोटी सी जर्नी तो है नहीं, बड़ी लंबी जर्नी है। तो इन्जॉय करेंगे हम इस जर्नी को। चलिए देखते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए आज से इंटीग्रेशन। नया पेज बना लीजिए, नए कॉपी बना लीजिए और पहले पेज पे लिखिए इंटीग्रेशन। हिंदी में बोलेंगे इसको समाकलन। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी फंक्शन हो उस फंक्शन का सबसे पहले हमको डिफरेंशिएशन ज्ञात करने के लिए दिया गया। डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेट्स फाइंड आउट करने के लिए बताया गया। ये बताया गया कि किसी फंक्शन का हम डेरिवेट्स कैसे निकालते हैं। डेरिवेट्स मतलब सीधा मतलब है कि उसमें सबसे छोटा या सबसे स्मॉलेस्ट चेंज जो है वो निकालते हैं और उसके लिए हम प्रोसेस यूज करते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन। लेकिन एक्चुअल में इसका उल्टा अगर कर दें, यानी डेरिवेट है तो इसका उल्टा अगर हम कर दें एंटी डेरिवेट्स। तो एंटी डेरिवेट्स का मतलब ये होता है कि जैसे कि डेरिवेट्स छोटे चेंज को निकाल के रख देता है या पूरे बड़े से चेंज को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देता है, तो वैसे ही एंटी डेरिवेट्स उन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ देता है, यानी छोटे छोटे चेंजेस को जोड़ देता है। डेरिवेट्स क्या करता है? डेरिवेट्स क्या बताता है? बड़े चेंज से छोटे चेंज को, बड़े चेंज के पीछे होने वाले छोटे चेंज को, ठीक है, यानी तोड़ता है ना। और ये क्या करेगा? इसका काम है तोड़ना। जबकि यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे छोटे चेंज से क्या कर देना? बड़ा चेंज डिफाइन करना, बड़ा चेंज। ठीक है, यानी इसका काम है जोड़ना। और इस जोड़ने के काम को ही हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। ठीक है ना, यानी छोटे छोटे स्मॉल चेंजेस को जोड़ देना ही इंटीग्रेशन कहलाता है, समाकलन कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल। ये एंटी डेरिवेट्स है। एंटी डेरिवेट्स मतलब डेरिवेट्स का उल्टा। ये आप समझ चुके होंगे कि मेनली क्या होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा। अब एंटी डेरिवेट्स को एक और नाम दिया जाता है इंटीग्रल। क्या बोलते हैं? इंटीग्रल। तो हमें बेसिकली क्या करना होगा? हमें किसी भी गिवन फंक्शन का इंटीग्रल निकालना है। अब क्या निकालना है? इंटीग्रल। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, डेरिवेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब बातें हम लोगों ने डिफरेंशिएशन वाले पूरे चैप्टर में कर ली हैं। ठीक है, लेकिन अब इंटीग्रल निकालना है। इंटीग्रल में क्या होता है बाबू? तो छोटे चेंज से बड़ा चेंज निकाला जाता है, जोड़ा जाता है। सीधी सीधी बात है, छोटी छोटी क्वांटिटीज को जोड़ देना ही इंटीग्रेशन है। ठीक, और ये इंटीग्रेशन अपने आप में हर जगह आता है। अपने आप में छोड़िए, अपने आप में तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, एक इतिहास है। और ये लगभग हर सब्जेक्ट्स के अंदर, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, हर जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। ना सिर्फ ये भी देखने के लिए मिलता है, जहाँ तोड़ना होता है इसको लेके आते हैं, जहाँ जोड़ना होता है इसको लेके आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बात समझ में आ गई कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या होगा? डिफरेंशिएशन का उल्टा काम होगा, यानी यहाँ पे उल्टा कर दोगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। बस डिफरेंशिएशन का काम था तोड़ना, तो उल्टा कर दो, जोड़ो। ठीक है, तो जब जोड़ोगे तो फिर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यानी जब आप क्या करोगे? छोटे छोटे चेंजेस को जोड़ दोगे तब वो एंटी डेरिवेट्स मिलेगा, यानी इंटीग्रल मिलेगा। तोड़ दोगे तो डेरिवेट्स मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर रखिए कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, यानी इंटीग्रेशन, यहां से मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन इज द इनवर्स मतलब उल्टा, हाँ, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। और मेनली सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे मजेदार बात भी यही है, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट बात भी यही है। ठीक है, इसी तरीके से आप ये भी लिख सकते हो कि इंटीग्रल इज द इंटीग्रल आर एंटी derivatives is the inverse of
इनवर्स ऑफ डेरिवेट्स। ठीक है, वही बात हुई। ठीक है, ये बात ध्यान देंगे। अब जैसा अगर सबको पता है कि डिफरेंशिएशन कैसे होता है, अगर सबको पता है कि डिफरेंशिएशन कैसे होता है तो इंटीग्रेशन तो अपने आप हो जाएगा भाई। कैसे? इनवर्स प्रोसेस है। देखिए ध्यान से, क्या लिखा है? इनवर्स, उल्टा प्रोसेस है। तो बस उल्टा प्रोसेस करते हैं, किया जाए किया जाए। यहाँ पे इनवर्स फंक्शन लिख लीजिएगा, इनवर्स फंक्शन ऑफ डेरिवेट्स। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे विद द हाई एनर्जी। और मुझे लगता है कि एनर्जी डाउन होगी भी नहीं, इंटीग्रेशन है भाई, इंटीग्रेट कर रहा होगा आपकी एनर्जी को और एनर्जी ऐड करेगा, डाउन नहीं होने देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेनली हम सबसे पहले फील लेते हैं कि किस तरीके से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा है। तो जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम d/dx करें साइन एक्स का तो क्या मिलता है हमको? कॉस एक्स मिलता है। ठीक है, तो बस उल्टा क्या है? उल्टा क्या है कि भैया देखना ध्यान से कि d/dx किया साइन एक्स का, यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो कॉस एक्स मिला, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कर दूंगा तो साइन एक्स मिल जाएगा। ट्विस्ट देख रहे हो कितना आसान है? d/dx किया, दैट मीन्स ये क्या है? इट इज द सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में ऐसे ही तो हमको नजर आता है, d/dx लिखा होगा तो साइन एक्स है। अब मैं अगर इसका उल्टा कर दूं, इनवर्स कर दूं, इनवर्स मतलब ध्यान देना क्या कि मैं यहाँ पे cos x का dx कर दूं। भाई इसको उल्टा करना है तो इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा dx, यानी cos x इंटू dx हो जाएगा। और यहाँ पे एक सिंबल लगाया जाता है ऐसे, इस तरीके से। ठीक है ना, इस तरीके से आपको लगा देना है ऐसे, s के मॉडल। और ये साइन है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन का साइन है, इसको याद रख लो। इंटीग्रेशन का साइन है क्या? ये वाला। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन भूलिएगा मत, इट इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। जैसा मैंने अभी जस्ट बताया था कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। इंटीग्रेशन क्या करता है? जोड़ता है। जोड़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? समेशन बोलते हैं, समेशन। और समेशन मतलब एस से स्टार्ट होगा, तो यही एस है। समझ पा रहे होंगे? बिल्कुल एस है। और यहाँ पे आप ध्यान देंगे एस है, अगर इसका मतलब समेशन, समेशन मतलब जोड़ना, जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन। क्लियर है? क्लियर है। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल के मैथमेटिक्स में हम लोग जोड़ने को इंटीग्रेशन कहते हैं। ओके, ठीक है। अब आते हैं, ध्यान से समझते हैं। तो जैसे मैंने देखा यहाँ पे कि d/dx कर रहा हूँ साइन एक्स का, तो cos x हो रहा है। अगर मैं इस cos x का इंटीग्रेशन कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? तब साइन x मिल जाएगा। बस यही तो करना है। डिफरेंशिएशन किया, यानी अगर हमने क्या किया, उसका डेरिवेटिव निकाला तो cos x मिला, तो cos x को इंटीग्रेट कर दूंगा तो फिर sin x मिल जाएगा। अगेन 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 ऐसे समझो। sin x है, sin x को तोड़ा तो सबसे छोटा चीज़ क्या मिला? cos x। इसका मतलब ये जो sin x है, ऐसे समझा रहा हूँ मैं। sin x जो है इसका मतलब cos x से छोटे, मतलब छोटे छोटे cos x से मिलके बना है, तो पूरा का पूरा खड़ा खड़ा sin x बना है। तो इसका मतलब क्या है? यही बोल रहा हूँ ना मैं? नहीं समझे सर? मान लो ये पूरा का पूरा लाइन sin x है। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन किया तो cos x मिला, तो ये बता रहा है कि अगर हम छोटा छोटा पोर्शन में तोड़ दें तो ये जो पोर्शन होगा वो cos x का होगा। यानी cos x cos x cos x cos x cos x को जोड़ दें तो sin x मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? तोड़ना क्या है? तोड़ना ही डिफरेंशिएशन है। sin x को तोड़ दिया छोटे छोटे पार्ट में, cos x मिला। और अगर हमने क्या किया, इसी तरीके से cos x cos x cos x cos x को जोड़ दिया तो क्या मिल जाएगा? sin x मिल जाएगा। यही तो उल्टा काम है, बस हो गया। लेकिन एक ट्विस्ट है इसमें। ट्विस्ट क्या है कि मान लीजिए अगर हम d/dx कर रहे हैं, किसका sin x + 1 का, sin x + 1 का, तो भी हमको क्या देगा? cos x देगा। d/dx कर रहे हैं हम sin x + 2 का, तो भी हमको क्या मिलेगा? cos x मिलेगा। d/dx कर रहे हैं हम sin x + 4 का, तो भी हमको क्या मिलेगा? cos x मिलेगा। तो यहाँ पे एक देखने वाली बात और एक सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पे अगर हम sin x के साथ कोई भी कांस्टेंट ले लें तो ऑलवेज वैल्यू क्या मिलेगी हमको? cos x ही मिलेगी। इसका मतलब अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन जब भी करेंगे तो यहाँ पे एक बात ध्यान देंगे कि भैया हम छोटे छोटे cos x को जोड़ेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? sin x + c आएगी कि नहीं आएगी? सर ये क्या बोल दिया आपने? उस सी की तो पूरी कहानी है। सी की कहानी को मैं अभी नहीं डिस्कस करूंगा, फिलहाल मैं ये समझाना चाहता हूँ कि देखो यार, यहाँ पे लिखा था कि sin x का, अगर हम sin x को तोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में तो क्या मिलेगा? सबसे छोटा टुकड़ा cos x होगा। लेकिन अगर हम sin x + 1 ले और उसको भी तोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में तो भी क्या मिलेगा? cos x मिलेगा।
साइन एक्स प्लस 2 वाला अगर हम कोई लाइन ले रहे हैं उसको अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ें तो भी हमको क्या मिलेगा कॉस एक्स। साइन एक्स प्लस 4 ले रहे हैं उसको तोड़ रहा है छोटे छोटे टुकड़ों में तो क्या मिल रहा है कॉस एक्स मिल रहा है। यानी हर केस में क्या मिल रहा है हमको कॉस एक्स मिल रहा है। इसका मतलब अगर मैं कॉस एक्स को जोड़ते जाऊंगा तो जाहिर सी बात है साइन एक्स के साथ साथ कोई ना कोई कांस्टेंट भी आएगा। ठीक है बिल्कुल। और यहाँ से एक बात और समझ में आई कि भैया अगर हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये आपने कॉस एक्स का जब इंटीग्रेशन किया तो क्या है साइन एक्स प्लस सी है ना। ये साइन एक्स प्लस सी एकदम ऐसे नहीं होगा, जैसे देखिएगा अगर आपको याद हो तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे ही तो बनता है, ऐसे ही तो बनता है, हाँ या ना, बिल्कुल ऐसे ही बनता है, ऐसे चल रहा होता है। तो मेनली आप ध्यान से देखेंगे तो ये ग्राफ सिर्फ इतना ही नहीं होगा, मतलब ये जो दिखा रहा है ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, तो ये 1 से लेके -1 तक लाई कर रहा है, 1 से लेके -1 तक। लेकिन ये एक्चुअल में क्या होगा, ये जो कर्व होगा ये ऊपर नीचे वेरी करेगा, यानी यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। दैट मीन्स यहाँ पे देखा जाए तो फैमिली ऑफ कर्व मिलेगा, फैमिली ऑफ कर्व। अब आप कहोगे ये क्यों है, आखिर ऐसा ये क्यों हुआ, यह सी ध्यान से देख पा रहे हो कांस्टेंट। भाई अगर हम कॉस एक्स देखो साइन एक्स प्लस 1 ले रहे हैं तो उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो भी कॉस एक्स आ रहा है, साइन एक्स प्लस 2 ले रहे हैं तो भी कॉस एक्स आ रहा है, साइन एक्स प्लस 4 ले रहे हैं तो भी कॉस एक्स आ रहा है। तो इसका मतलब जब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स प्लस सी आएगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। वैल्यू तो बढ़ेगी ना, खुद देख लो। देखो यहाँ पे आपने एक्स लिया था, यहाँ पे एक्स लिया था, मतलब ये सपोज कर लो आपका क्या है, ये पूरा का पूरा फंक्शन है, इसका आपने इंटीग्रेशन किया, डिफरेंशिएशन किया, ये आया ना, सिंपल। साइन एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन किया, कॉस एक्स आया, सिंपल समझो। साइन एक्स का किया, साइन एक्स किया तो साइन एक्स का ग्राफ तो यही होता है भाई, साइन एक्स का ग्राफ तो यही होता है। ठीक है, साइन एक्स प्लस 1 अगर मैं ले रहा हूँ तब तो फंक्शन मेरा ये बन जाएगा, ये ले लिया तो ये बन जाएगा, ये ले लिया तो ये बन जाएगा, मतलब क्या साइन एक्स प्लस 2 ले लिया तो ये बन जाएगा, ऐसे समझ लो। ये साइन एक्स का है, ये साइन एक्स प्लस 1 है, ये साइन एक्स प्लस 2 है और ये साइन एक्स प्लस 4 है, ऐसे समझ लो, साइन एक्स प्लस 4 है। तो ये सब साइन एक्स प्लस 2, साइन एक्स प्लस 1, साइन एक्स प्लस 4 सबका ग्राफ है। यानी जब भी मैं कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा तो साइन एक्स और उसके साथ मुझे क्या मिलेगा, सी मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स नहीं होता है। यानी साइन एक्स को केवल तोड़ूंगा तो कॉस एक्स नहीं मिलेगा, बल्कि साइन एक्स प्लस 1 है तो भी तोड़ूंगा तो भी कॉस एक्स मिलेगा, साइन एक्स प्लस 2 को तोड़ूंगा तो भी कॉस एक्स मिलेगा, साइन एक्स प्लस 4 को तोड़ूंगा तो भी कॉस एक्स मिलेगा। इसलिए कॉस एक्स को मैं जब जोड़ूंगा तो मुझे साइन एक्स के साथ एक कॉन्स्टेंट भी मिलेगा, यानी साइन एक्स प्लस सी का मुझे ये मिलेगा। यानी कॉस एक्स को जोड़ते जाऊंगा तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी मिलेगा मुझे, समझ में आ रहा है। यानी फैमिली ऑफ कर्व बनेंगे, ये याद रखना है, एक कर्व नहीं बनेगा। साइन एक्स का केवल और केवल एक ग्राफ ड्रॉ नहीं होगा। आई होप समझ में आ गया होगा क्यों आखिर ऐसा है। इसीलिए हम बार बार क्या लेंगे, यहाँ पे एक कांस्टेंट ले रहे होंगे, ठीक है ना। और ये सिर्फ और सिर्फ इसमें नहीं ले रहे होंगे, सब में ले रहे होंगे, ठीक है, सब में ऐसा कर रहे होंगे। ओके, ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई, क्योंकि ज़्यादा इसमें दिमाग दौड़ाना नहीं है। अच्छा, अब एक चीज़ और समझ लीजिएगा, क्या कि जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन यानी समाकलन मतलब जोड़ना, तो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है इनडेफिनिट और दूसरा होता है डेफिनिट, ठीक है। एक होता है इनडेफिनिट और एक होता है डेफिनिट, ठीक है। अब इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हिंदी में बोलेंगे इसको अनिश्चित, और डेफिनिट को बोलेंगे निश्चित। मतलब क्या है इसका, देखिए इनडेफिनिट का मतलब ये होता है कि हम जोड़ रहे हैं, हम किसी फंक्शन को जोड़ रहे हैं। जैसे अभी हमने लिखा है साइन एक्स का हम dx कर रहे हैं, ऐसे मान लेता हूँ मैं, साइन एक्स का dx कर रहे हैं, और हमने यहाँ पे समेशन वाला ये जो सिंबल है वो उसको ड्रॉ कर दिया, और इसके इस से लेके इस इंड को नहीं हमने लिखा है। मान लो ये स्टार्टिंग है और ये इंड है, ये क्या है, स्टार्टिंग इंड है, ठीक है। स्टार्ट यहाँ से हुआ और इंड यहाँ पे हुआ। स्टार्टिंग से लेके इंड तक में हमने कहीं भी क्या लिमिट लगाई है, लिमिट मतलब कि कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे इंड हुआ है, समझ पा रहे हैं। यानी हम जोड़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं। तो जोड़ते जोड़ते अनलिमिटेड, मतलब हमने कोई सीमा नहीं दी है, कोई लिमिट नहीं दी है कि इतने से इतने के बीच में जोड़ना है, ठीक है ना। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम ये जोड़ने का जो प्रोसीजर है पूरा का पूरा कर रहे हैं, पूरा का पूरा मतलब स्टार्टिंग कहाँ से किए और इंड कहाँ पे किए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ बड़े चेंज की ओर भाग रहे हैं। ऊपर से ना जाए, सीधा समझो। यहाँ पे किसी मतलब ऐसे है, ऐसे समझ लो, यहाँ से ऐसे समझ लो। मान लो ये लाइन है
और ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी हुई थी, ठीक है, और हमको क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो अगर हमको सिर्फ और सिर्फ इतने से लेके इतने के बीच में जोड़ना है, ये है 1, ये है 4, मतलब 1 से लेके 3 तक में हमको केवल जोड़ना है, तो हम क्या लगा देंगे, स्टार्टिंग में लिख देंगे 1 और एंड में लिख देंगे 3, कि 1 से लेके 3 तक जोड़ना है, ऐसे समझ लो, बस सिंपल समझाने के लिए बता रहा हूँ। लेकिन अगर सपोज कर लो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, अब मान लो ये ग्राफ पता नहीं कहाँ तक गया होगा, साइन एक्स का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है, देख पाते हो, स्टार्ट हुआ है इनफाइनाइट से लेके, मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक गया है कि नहीं गया है, बिल्कुल गया है ना। अब माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक है, अब सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ना है, तब क्या लगाऊंगा मैं, तब कौन सा लगाऊंगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन लगाऊंगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिमिट नहीं रखी, मतलब ये नहीं बोला कि यहाँ से, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ना है, भैया मैं इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जोड़ रहा हूँ, तब समझ में आ रहा है, तब कौन सा हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंडेफिनेट। आई होप समझ में आ गया होगा। भैया हम अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जनरल नहीं करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट भी इनफाइनाइट पे, एंड पॉइंट भी इनफाइनाइट पे, तो इस केस में हम उस पूरे को जोड़ रहे हैं, यानी उन सभी छोटे छोटे पॉइंट्स को जोड़ते जा रहे हैं, कहाँ तक जोड़ते जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक जोड़ते जा रहे हैं, तब उस कंडीशन में इंडेफिनिट, इनफाइनाइट तक जाओगे तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। और डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब जब हमको पर्टिकुलर लिमिट्स के बीच में या पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच में एडिशन करना होगा। ओके, क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये समझ लीजिएगा कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में कहीं भी ये जो समेशन वाला साइन है, इस साइन के ऊपर और नीचे, मतलब स्टार्टिंग और एंड पे कुछ भी लिखा नहीं होता है। सिंपल ऐसे लिख दिया sin x इंटू डी एक्स, तो इसका मतलब इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है। लेकिन अगर ऐसे ही दे दिया कि π/6 से लेके π/2 तक sin x इंटू डी एक्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तब हम इसको बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, sin x इंटू डी एक्स कर दिया तो इसको क्या बोलेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन। और यहाँ पे करते क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, जैसा कि मैंने बताया था 2 लिमिट दे देगा ये, और ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट। ठीक है, और फिर इसका इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा देते हैं। कहाँ पे, ये जो x है ना, ये इस x की जगह पे हम एक बार π/2 रखेंगे और एक बार π/6 रखेंगे। सबसे पहले π/2 फिर π/6, उसके बाद घटा देते हैं। ओके, ये जब आएगा तो देखा जाएगा। फिलहाल में आप समझ गए होंगे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है। हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर जाके हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। मेनली हमारे वहाँ फिजिक्स वगैरह जो पढ़ते हैं हम लोग, तो वहाँ पे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन देखते हैं, बिकॉज हमें पता होता है कि कहाँ से कहाँ तक हमको एडिशन करना है। ओके, वहाँ पे हमारा सब कुछ क्या होता है, फिक्स होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन लगाते हैं। बाकी मैथमेटिक्स में ज़्यादा यूज इनडेफिनेट का होता है। क्लियर है, वो दोनों दे दिया है, मैथमेटिक्स ने कहीं पार्शियलिटी नहीं की है, उसने ये नहीं कहा कि नहीं सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको, इनडेफिनेट वाला देखना है, नहीं, डेफिनेट इंडेफिनेट दोनों देखना है, तो ज़्यादा और कम के चक्कर में नहीं फंसेंगे आप। ठीक है, चलिए अगेन फिर लेते हैं, d/dx लेते हैं cos x का, तो क्या मिलता है हमको, माइनस sin x मिलता है। ओके, अगेन मैंने क्या किया, इन्वर्स किया। इन्वर्स अगर मैं करूंगा, यानी cos x का डिफरेंशिएशन किया तो माइनस sin x मिला। अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं d/dx कर रहा हूं cos x प्लस 1 का, तो भी मुझे माइनस sin x मिलेगा। d/dx कर रहा हूँ cos x प्लस 4 का, तो भी मुझे माइनस sin x मिलेगा। ये पता चल रहा है ना। तो cos x का करो या cos x के साथ कोई कांस्टेंट है, उन सबका करोगे डिफरेंशिएशन, तो ऑलवेज क्या मिलेगा, माइनस sin x। अब मैं उसका उल्टा करता हूँ, अगर मैंने क्या कर दिया, मैंने माइनस sin x का इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, तो जाहिर सी बात है मुझे क्या मिलने वाला है, cos x मिलेगा और प्लस c मिलेगा। c क्या है, वो कांस्टेंट है, ये दिखा रहा है कि एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ cos x का क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन sin x नहीं होता है, यानी cos x को केवल और केवल जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, sin x नहीं मिलेगा, cos x को तोड़ोगे तो sin x नहीं मिलेगा। या यहाँ से ये बताया जा रहा है कि sin x को केवल जोड़ते जाऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ cos x नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ से ये बता रहा है कि cos x प्लस 1 को तोड़ोगे तो भी sin x मिलेगा, cos x प्लस 4 को तोड़ोगे तो भी sin x मिलेगा। और यहाँ पे ये बता रहा है कि sin x को जोड़ोगे तो cos x ही केवल नहीं मिलेगा, cos x प्लस 1 भी मिलेगा, cos x प्लस 2, cos x प्लस 3 भी मिलेगा। और मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, मैंने देखा है यहाँ पे, आई बस समझ में। तो यहाँ से ये मिल जाएगा हमको। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाने से बढ़िया आप यहाँ पे लगा लो, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। क्लियर है, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यानी यहाँ से माइनस हटा देना, इसको यहाँ पे रख देना। ओके, ये पहला फॉर्मूला। अच्छा देखो, मैं
फीलिंग के चक्कर में यहाँ पे फॉर्मूला भी इसी में लिखते जा रहा हूँ। मेनली हमको पता है, चलो एक और ब्रेक लेते हैं, कुछ और समझ लेते हैं। मेनली हमको पता है हमारे वहाँ 5 तरीके के कंटिन्यूअस फंक्शन आएंगे और आप सबको पता है कि हम कंटिन्यूअस फंक्शन की ही डीलिंग करेंगे। क्योंकि कंटिन्यूअस से स्टार्ट हुई है कहानी, डिफरेंशिएशन तक आई है, तो हमको कंटिन्यूअस से ही काम करना है। कंटिन्यूअस फंक्शन पे ही हम पूरा का पूरा वर्क कर रहे हैं। कहीं भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन नहीं आएगा, ये बात बिल्कुल याद रखेंगे। तो आई लेट 5 तरीके के क्या है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है और इन्हीं कंटिन्यूअस फंक्शन पे हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन भी देखना होता है और इन्हीं क्या बोलते हैं, पांचों का इंटीग्रेशन भी देखना होता है। ठीक है, ये कभी नहीं भूलेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो फंक्शन है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक बार मैं अगेन लिख देता हूँ, आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल का मतलब होता है लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन। ए से होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन। टी से होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई से होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इन्हीं पांचों को हमको डील करना होता है। ये पांचों कंटिन्यूअस फंक्शन है और इन्हीं पांचों को हमको देखना भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी डीलिंग कर रहे हैं, सबसे पहले हम डीलिंग कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। हम फील लेने के चक्कर में वो सब देख रहे हैं। देखिए, अगर हमने इसको नहीं लिया होता तो हम ये नहीं बता पाते कि सी कहाँ से आ रहा है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको लिया। किसको लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। आई होप अब सब क्लियर हो गया होगा। तो हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डीलिंग करेंगे, कैसे ये रेसिप्रोकल है, ये इन्वर्स है, ये भी देख लेंगे। अब अगला जल्दी जल्दी देखेंगे, अब टेंशन नहीं है। डी अपॉन डी एक्स करिए, किसका, tan x का। तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, चौथा। डी अपॉन डी एक्स करिए, किसका, cot x का। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये सब डिफरेंशिएशन पे खेल चलेगा। इंटीग्रेशन में एक भी फॉर्मूला ऐसा नहीं आएगा जो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड ना हो। तो उसके बाद sec x ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा छठे नंबर पे डी अपॉन डी एक्स cosec x। चलिए अब फटाफट निकालते हैं। tan x का होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, sec स्क्वायर x। तो जाहिर सी बात है, अगर हम इसका इन्वर्स करें, इसका इन्वर्स करें कि भैया tan x को तोड़ने पे sec स्क्वायर x आ रहा है, तो sec स्क्वायर को जोड़ते जाएं, sec स्क्वायर को जोड़ते जाएं, sec स्क्वायर x को अगर हम जोड़ते जाएं तो हमको जाहिर सी बात है क्या मिल जाएगा, tan x प्लस सी। क्यों मिलेगा, समझ में आ रहा है ना। अब सी लगाते जा रहा हूँ, अब आप समझ लेंगे। ऐसे यहाँ पे देखेंगे cot x है, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमको cosec स्क्वायर x। इसका इन्वर्स कर लो, इसका इन्वर्स करोगे तो क्या मिल जाएगा, इन्वर्स करने पे सीधा सीधा मतलब है कि माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स को अगर मैं जोड़ते जाऊँ, तोड़ने पे हमको अगर कॉसेक स्क्वायर एक्स मिल रहा है तो जोड़ने पे क्या मिलेगा, जाहिर सी बात है हमको मिल जाएगा कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, और इस माइनस को हटा के यहाँ पे चिपका दो। ओके, ठीक। अगेन यहाँ पे सेक एक्स है, तो सेक एक्स का क्या होता है सर, सेक एक्स इंटू टैन एक्स हो जाता है। इन्वर्स कर लो, इन्वर्स कर लो, इन्वर्स करोगे तो क्या मिल जाएगा भैया, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करूँगा तो मिल जाएगा हमें सेक एक्स प्लस सी, सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, ऐसे डी अपॉन डी एक्स करूँ अगर मैं कॉसेक एक्स का, कॉसेक एक्स का डी अपॉन डी एक्स करूँ तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे मिल जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और वो भी कैसा मिलेगा, माइनस में मिलेगा। जब मैं इसका इन्वर्स करूँगा, उल्टा करूँगा, यानी एंटी डेरिवेटिव्स निकालूंगा इसका, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन करूँगा। इंटीग्रेशन मतलब अगर मैं कर रहा हूँ माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स बराबर मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा कॉसेक एक्स प्लस सी मिल जाएगा। और ये माइनस यहाँ से हटाओ, यहाँ पे लगा दो। तो देखेंगे आप ध्यान से, तो डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला था वही इंटीग्रेशन का भी बनते गया है और कुछ नया नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही काम चला है। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे जिनको हमने डील कर लिया। अब हम देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लें। चलिए अब हम देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा सर, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब साइन इनवर्स एक्स लूँ या साइन इनवर्स एक्स प्लस सी लूँ। देखो एक चीज़ थोड़ा सा कर लेना मेरे ओर से सुधार कि डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स लिखा था,
देखो वो लिख के थोड़ा सा दिमाग, मतलब हमने पहले क्या किया कि डी अपॉन डी एक्स क्या साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया था, फिर डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस 1 करूँगा तो भी क्या आएगा कॉस एक्स, ये बोला था ना। तो एक्चुअल मुझे ये लिख देना चाहिए था कि डी अपॉन डी एक्स करूँ मैं साइन एक्स प्लस सी का, तो ऑलवेज मुझे क्या मिलेगा कॉस एक्स। उसी तरीके से अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ किसका, सॉरी इंटीग्रेशन कर रहा हूँ कॉस एक्स का, तो मुझे क्या मिल जाएगा साइन एक्स प्लस सी। तो ये कहीं और से नहीं आ रहा है, यहीं पे आ जा रहा है। देखिए हम अगेन वही फंक्शन पे आ जा रहे हैं, आ रहा है ना। देखिए कि इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको तोड़ रहा हूँ तो ये मिल रहा है, फिर अगेन इसको जोड़ दूंगा तो यही मिल जा रहा है। इसको तोड़ा ये मिल गया, फिर अगेन इसको जोड़ दिया तो वही मिल गया जो पहले था। ठीक है, ये बात ध्यान देना। तो इसीलिए वहाँ पे सब जगहों पे जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो साइन एक्स था तो साइन एक्स के बगल में प्लस सी कर दीजिएगा, कॉस एक्स प्लस सी, फिर टेन एक्स प्लस सी, कॉट एक्स प्लस सी, फिर सेक एक्स प्लस सी एंड कॉसेक एक्स प्लस सी। इससे आपका दिमाग एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इस बार मैं मिस्टेक नहीं करूँगा। अभी मेरे माइंड में जस्ट आ गया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस सी अगर मैं लिखूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर मैं साइन इनवर्स एक्स का करूँ तो मेरे सामने आंसर मिलेगा, क्या मिलेगा, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या साइन इनवर्स एक्स प्लस सी का करूँ तो भी मुझे यही मिलेगा। अब अगेन अगर मैं इसका इनवर्स करूँ, दैट मीन्स इसको अगर मैं तोड़ रहा हूँ तो मुझे ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, इनवर्स कर लो भाई, इनवर्स। अच्छा ये छठा था, छठे के बाद सातवां है तो सातवां लाइन से लिखो, ज़्यादा बेटर है। तो अगेन मैं क्या करूँगा, इसको जोड़ूंगा, यानी 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मैं जोड़ूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। कोई दुविधा बिल्कुल नहीं। ऐसे 8वें नंबर पे आओ, डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी अगर मैं करूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इन्वर्स कर दूं, यहाँ पे मैं अगर क्या कर दूं, इन्वर्स कर दूं तो क्या होगा भैया, यही तो होगा, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर मिल जाएगा मुझे कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। बट यहाँ पे माइनस एग्जिस्ट मत करो, यहाँ पे करवा दो, तो इस माइनस को हटा दो, यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। तो ये मिल गया। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, तो ये दिख रहा है कि अगर मैं 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो मुझे ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है। ध्यान से ऑब्जर्व करिए, है हाँ या ना, दोनों जगहों पे तो सेम है ना। यानी 1/1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर कभी भी मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो मुझे तो दो मिल रहे हैं। मुझे क्या मिल रहे हैं, दो मिल रहे हैं क्या आंसर में। तो इसलिए मैं यहाँ पे इन दोनों को सैमराइज करके 9वां फॉर्मूला यहाँ से डायरेक्ट बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ कि अगर मैं समेशन कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो सीधा सीधा मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। 10वें नंबर पे आएंगे। 10वें नंबर पे अगर हम डी अपॉन डी एक्स कर रहे हैं किसका, टेन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का, तो टेन इनवर्स एक्स का नहीं, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी का अगर मैं करूँ तो हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर मैं इसका इन्वर्स कर दूँ, दैट मीन्स एंटी डेरिवेटिव्स निकालूँ, यहाँ पे मैं एंटी डेरिवेटिव्स निकालता हूँ, इन्वर्स मतलब आप समझ पा रहे होंगे, एंटी डेरिवेटिव्स निकालने की बात हो रही है। यानी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस सी। ऐसे ही 11वें नंबर पे डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स x प्लस सी का अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं तो मुझे मिल जाएगा माइनस में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे अगेन इन्वर्स कर दूंगा तो क्या मिलेगा भैया, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समय इंटीग्रेशन मिल जाएगा मुझे कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। लेकिन ये माइनस यहाँ ना एग्जिस्ट करा के यहाँ पे कर दीजिए, तो अगेन मुझे दिख रहा है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स प्लस सी भी होगा, माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी भी होगा। तो इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ 12वें नंबर पे कि भैया अगर मैं इंटीग्रेशन कर दे रहा हूँ गलती से भी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो tan इनवर्स एक्स प्लस सी भी हो सकता है और कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, यानी दोनों हो सकता है, नहीं दोनों ही होगा। ठीक है, तो जो आपको मन करे आप ले लो। ठीक, तो 12 हो गए। अब चलते हैं और भी देख लेते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से, फिर और फॉर्मूले देखें। मिटाया जाए, ठीक। अब 2 और बचे हैं इसके, उन दोनों को भी देख लेते हैं। देखिएगा,
12 हो गया था आई थिंक, 2 3 4 5 6, हाँ 12 हो गया था। यहाँ पे आप 13वें नंबर पे लिखेंगे क्या, d/dx सेक इनवर्स x का, सेक इनवर्स x का, सेक इनवर्स x का अगर हम d/dx करें तो वो होगा 1/√x² माइनस 1 x इंटू x² माइनस 1। अगर मैं इसका इन्वर्स कर दूं तो क्या होगा कि मतलब अगर मैं 1/x x² माइनस 1 का इंटीग्रेशन निकालूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, मुझे आंसर मिल जाएगा सेक इनवर्स x। अगेन यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की कि यहाँ पे प्लस c लिखना पड़ेगा, क्योंकि सेक इनवर्स x प्लस का केवल करूँ या उसके साथ कोई कांस्टेंट आ जाए तो भी करूँ तो आंसर हमेशा मिलता है सेम। तो यहाँ पे सेक इनवर्स x प्लस सी आएगा। ओके, फिर 14 नंबर पे जाओ, यहाँ पे d/dx करो किसका, कॉसेक इनवर्स x का, तो कॉसेक इनवर्स x प्लस सी का करो तो आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा माइनस में 1/x x² माइनस 1। इसका इन्वर्स कर दो, इसका इन्वर्स कर दो भाई, तो इन्वर्स करोगे तो क्या मिल जाएगा कि अगर मैं इनका समेशन कर दूं यानी 1/x इंटू x² माइनस 1 इंटू dx तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा अगेन कॉसेक इनवर्स x प्लस सी। और ध्यान देंगे यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस यहाँ पे डाल दो, ठीक है। और मुझे अगेन क्या दिख रहा है, वही सेम कहानी कि अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो 15वें नंबर पे लिख दूंगा कि अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ 1/x x² माइनस 1 इंटू dx का तो आंसर क्या मिलेगा, सेक इनवर्स x प्लस सी या माइनस में कॉसेक इनवर्स x प्लस सी। ये मुझे मिल गया 15 की 15, मतलब 15 तक हम पहुंच गए हैं और ये टोटल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे खत्म होता है। ओके, अब हम कुछ अलजेब्रिक फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है ना। कुछ क्या आप सबको पता है, कुछ मतलब कौन कौन से अलजेब्रिक फंक्शन आप देख सकते हो। तो मेनली थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे। देखिए हम जानते हैं कि अगर हम d/dx करते हैं x पावर n का तो वो हो जाता है nxn माइनस 1। तो अब जानते हैं, अब आप ये मत सोचिएगा कि अगले नंबर पे हम क्या करने जाएंगे, अगले नंबर पे हम किसका इंटीग्रेशन करें, इन्वर्स करें, हम nxn माइनस 1 का इंटीग्रेशन करें तो हमको क्या मिल जाएगा x पावर n। इसका हमको कोई यूज ही नहीं है, ये गलती से भी हम करने से मतलब गलती से भी करें तो कोई फ़ायदा है ही नहीं, मतलब इसका इंटीग्रेशन करके हम x पावर n प्राप्त करें, नहीं हमको तो इंटीग्रेशन करने के लिए ऐसे देगा ना भाई, कैसे देगा कि हमको दे देगा ऐसे x पे पावर n है, इसका इंटीग्रेशन बताओ। ये ज़्यादा आपने देखा भी होगा है, और इसका हम लोगों ने पढ़ा भी है, क्या होता है x पे पावर n प्लस 1 पूरे के नीचे n प्लस 1, यही तो आता है। तो ये कैसे आएगा, जाहिर सी बात है कि हम ये वाला पोर्शन नहीं अपनाएंगे। अलजेब्रिक फंक्शन में सबसे पहला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का यही था, लेकिन हम इसको नहीं लेंगे। एक्चुअल में हम डिफरेंशिएशन किसका शो करेंगे, ध्यान से देखेंगे, उसका शो करेंगे जिससे इंटीग्रेशन करने पे x पे पावर n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। तो जैसे यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसका, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x पे पावर n+1/n+1 का, ठीक है, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमें मिलेगा x पे पावर n। अब इसका इन्वर्स अगर हम इसका इन्वर्स कर दें तो हमको क्या मिलेगा, तब हमको मिल जाएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या है x पावर n ना, तो x पे पावर n का इंटीग्रेशन कर दो, मिल जाएगा हमको x पे पावर n+1 पूरे के नीचे n+1। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ये हमारा 16 नंबर का फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये 16 नंबर के फॉर्मूले में हम लोगों ने देखा, इसको पहले आप नोट कर लें, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने, बिकॉज थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अगेन देखते हैं अब अगला वाला, d/dx करते हैं हम लोग, किसका करते हैं, x का करते हैं। तो अगर हम x का करते हैं तो वैल्यू क्या दे देता है हमको 1। अब अगर हम 1 का करें तब इंटीग्रेशन क्या करें, 1 का इंटीग्रेशन करें, तो अगर हम 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, ठीक है। और ध्यान देंगे कि यहाँ पे केवल x से काम नहीं चलेगा, x प्लस सी से काम चलेगा, हमेशा हर जगह प्लस सी लगाइए भाई, नहीं तो फंस जाएगा मैटर, ठीक है। यहाँ पे प्लस सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा अगेन प्लस सी, x प्लस सी, ठीक है ना। तो d/dx कर रहा हूँ मैं x प्लस सी का,
तो मुझे आंसर में क्या मिलेगा 1, बिकॉज सी का हमेशा डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या मिलता है, हमको 0 मिलता है, इसीलिए हम बार बार इस चीज़ को खेलते हुए चले जा रहे हैं। तो ये 70 तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, फिर अगेन मैं इसको क्या करूँगा, मिटा दूंगा। तो पहले नोट कर लीजिए। चलिए अब लॉगरिथम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का देख लेते हैं। तो 18वें नंबर पे हम देखेंगे log x का, मतलब हम डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, d/dx किया log x का, और log x नहीं log x प्लस c का करूँगा तो मुझे क्या मिल जाता है 1/x मिल जाता है। लेकिन एक बात सुन लीजिएगा, एक्चुअल में ये x जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव रहेगा तभी क्या मिलेगा हमको, तभी हमको 1/x मिलेगा। ध्यान देंगे, ये पॉजिटिव रहेगा तभी 1/x मिलेगा। अगर मान लो निगेटिव था, अगर सपोज कर लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया log माइनस x, अब इसका डिफरेंशिएशन करना हो, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो एक्चुअल में मैं डिफरेंशिएशन करते वक्त इसको x ही मानूंगा, क्योंकि हमारा जो ये फॉर्मूला बना हुआ है एक्चुअल में x को पॉजिटिव मानते हुए बनाया गया है। यानी हम अगर log x में x को पॉजिटिव लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव 1/x होता है। ओके, आई बात समझ में। अगर मैंने इसको -x यहाँ पे ले लिया तो मुझे तो एज्यूम करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या था, x था। तो अगर मैं एज्यूम कर लूँ तब तो मेरा क्या हो जाएगा 1/-x, चूंकि x नहीं था तो -x था तो उसके यहाँ पे -x होगा, बिल्कुल होगा। और इनटू, ध्यान से समझेंगे, क्या हो जाएगा ये -x का अगेन डिफरेंशिएशन करूंगा, d/dx -x का, तो यहाँ पे x है तो 1 मिलेगा और ये माइनस में मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं, ये किस में मिलेगा, माइनस में। ध्यान से समझिएगा, मैंने इसको पूरा का पूरा माइनस में मान लिया था, आया ना, बिल्कुल। तो क्या मिला मुझे 1/-x इंटू यहाँ पे d/dx कर रहा हूँ -x का, तो मुझे क्या मिल जाएगा -1 मिल जाएगा। अब ये -1 यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, दैट मीन्स 1/x मिल गया। समझ पा रहे हैं। तो अगर मैं -x का करूँ, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, -x का करूँ या +x का करूँ, आंसर मुझे क्या मिलेगा 1/x। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने एक ट्विस्ट दिया था, एक झटका दिया था, आपने कहा अगर x है तभी 1/x होगा, ठीक है, यही समझाना था। मॉड ऑफ लगने का कारण क्या है, मॉड ऑफ अगर मैं किसी के सामने लगा रहा हूँ तो ये समझाना चाहता हूँ कि तुम x की जगह पे कुछ भी रखो, प्लस रखो, माइनस रखो, क्योंकि पूरी क्लास एकदम स्ट्रेट चलेगी, मज़ा थोड़ी ना आएगा भाई। x के सामने मॉड ऑफ लगने का क्या कारण था कि भैया x प्लस हो तो भी ठीक है, x माइनस हो तो भी ठीक है, हमेशा यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, ये कहना चाह रहा था मैं, ठीक है। तो माइनस रखो या प्लस रखो, हमेशा क्या मिलेगा 1/x मिलेगा, ये समझाना था। -x रखा तो भी 1/x आया, x रखूंगा तो भी 1/x आएगा। ओके, ये हल्का सा छोटा था, मैंने सोचा क्या मजाक कर सकते हैं या क्या थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं, तो यही लगा था, यही कर दिया, ठीक है। चलिए कोई टेंशन नहीं है। अब आगे देखेंगे, अगर मैं इसका इन्वर्स कर दूँ, इन्वर्स करूँगा किसका करूँगा 1/x का करूँगा, तो 1/x का इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा log x प्लस सी, log x प्लस सी। 19 नंबर पे आते हैं, d/dx अगर हम कर रहे हैं किसका e⁻x का या e⁻x प्लस सी का, तो मुझे आंसर में क्या मिलेगा e⁻x मिलेगा। इन्वर्स कर दो भैया, इन्वर्स कर दो, यहाँ भी इन्वर्स कर दो, तो किसका e⁻x इंटू dx का, तो आंसर में क्या मिलेगा अगेन e⁻x प्लस सी, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, ये क्या है इसका डिफरेंशिएशन, यानी क्या बोलते हैं डेरिवेट्स, ये क्या है डेरिवेट्स है, ये इसका डेरिवेट्स है, जबकि ये जो है इसका इंटीग्रल है, ये भूलिएगा मत। एक्चुअल में यहीं पे सब कुछ है, ये कहीं में आप पकड़ सकते हो। इसको जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, इसको तोड़ेंगे तो ये मिलेगा, यहीं पे सब कुछ है, देख पा रहे होंगे। डिफरेंशिएशन में तो फार्मूले दिया है, ये तो हम बस नाम के लिए लिख रहे हैं, अलग करने के लिए, ठीक है। 20वें नंबर पे आते हैं, अगर हम d/dx कर रहे हैं a⁻x का, याद है आपको, तो आंसर क्या मिलता है सर a⁻x log e एंड a, log बेस e⁻a, ये मिलता है। a क्या है, a इज द कांस्टेंट, ये पहले लिख दो, a इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब मैं अगर इसका इन्वर्स करूं, थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा एक ट्विस्ट है बस, यहाँ पे अगर मैं करूं किसका a⁻x log log बेस e⁻a, तो हमें आंसर में क्या मिलेगा ax प्लस सी है पूरा का पूरा, तो आंसर में तो मुझे क्या मिल जाएगा, आंसर में मुझे a⁻x प्लस सी मिलेगा। लेकिन इंटीग्रेशन हो रहा है भाई, थोड़ा सा ट्विस्ट देखेंगे यहाँ पे a⁻x प्लस सी,
यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इंटीग्रेशन भी किसका होगा, जैसे डिफरेंशिएशन किसका होता है, डिफरेंशिएशन ऑलवेज किसका होता है, केवल और केवल उसका होता है जो नीचे लिखा है। यानी अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x अगर होगा यहाँ पे तो उसी का होगा। हम a⁴x का क्यों कर पा रहे, क्योंकि अगर a होता, केवल a होता, तो ये जो डिफरेंशिएशन का सिंबल है ना, ये इसको a को भगा दिया होता, लेकिन a के ऊपर क्या चिपका था, x, तो इसने इसलिए इसको रिस्पेक्ट दी, इज्जत दी और इसका डिफरेंशिएशन हुआ। देखो c x जैसा नहीं है, यानी ये कांस्टेंट फंक्शन है, वेरिएबल है ही नहीं इसमें, तो इसलिए इसको 0 मान लिया जाता है कि तुम हो ही नहीं, तुम्हारा तो हमारे लिए कोई मतलब ही नहीं है। हमारे लिए मतलब उसका है, सिर्फ और सिर्फ उसका मतलब है जो वेरिएबल है, जो x के रिस्पेक्ट में काम करता है, यानी x के लिए काम करता है, तो उसका इज्जत करता है ये। ऐसे इंटीग्रेशन भी काम करता है भाई। यहाँ पे देखो dx लिखा है ना, तो ये यही दिखा रहा है कि रहेगा अंदर वही जो एक्चुअल में x वाला होगा। अगर x वाला नहीं है तो उसको बाहर भेज दो, उसको इस क्या बोलते हैं, इस कमरे में, इस घर में रहने की कोई इजाज़त नहीं है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे e और a जो दिख रहा है, e इज आल्सो कॉन्स्टेंट, आइलर नंबर है, और a इज आल्सो कांस्टेंट, तो ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट तो यहाँ पे रह नहीं सकता, मेनली आप यहाँ पे जो लिख रहे हो ये सही है, ये गलत नहीं है, लेकिन ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को बाहर निकालना पड़ेगा तुमको। यानी यहाँ पे log e बेस e टू द पावर a और a टू द पावर x इंटू dx का जो वैल्यू होगा वो ax प्लस c होगा। अब अगर इस चीज़ को तुम सही तरीके से लिखो तो इसको इधर भेज दो, तो यानी a टू द पावर x का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो मुझे मिलेगा ax अपॉन log e a प्लस c। अब आपको अगर सर ये आया होगा तो इसके भी नीचे आएगा, अच्छा चलो भाई ये भी लिख लेते हैं हम लोग, log e बेस e टू द पावर a, तो log e बेस e टू द पावर a। ध्यान से देखो, अगर मैं चाहूँ तो अलग अलग लिख सकता हूँ, a टू द पावर x अपॉन log बेस e टू द पावर a प्लस c अपॉन log बेस e टू द पावर a। देखो ये कांस्टेंट है, नीचे वाला भी कांस्टेंट है, तो ओवरऑल क्या है, ये कांस्टेंट ही तो है, इसीलिए हम लोग इस पूरे को हटा के सिर्फ और सिर्फ इसके नीचे लिख देंगे और इस पूरे को क्या ले लेंगे, कांस्टेंट। तो log बेस e टू द पावर a प्लस c। आया समझ में, आया समझ में, बिल्कुल। तो हमेशा याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे कि ये तो ठीक है, यहाँ पे तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमेशा जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो a टू द पावर x का करेंगे तो आंसर मिलेगा a टू द पावर x log बेस e पावर a। और जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, ये डिफरेंशिएशन था सॉरी, और जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो अगेन हम a टू द पावर x का ही करेंगे, क्योंकि हम लेके तो गए थे इसको, लेकिन ये कांस्टेंट था, इसको बाहर भेज दिया गया, जब बाहर भेज दिया गया तो बेचारा उस पार भाग गया, कहा यहाँ पे तो वैल्यू ही नहीं है, इसलिए बेचारा इधर चला आया। यानी यहाँ भी हम a टू द पावर x का ही करेंगे। तो दो चीज़ें आपको नजर आएंगी सेम, एक तो x की पावर n और दूसरा a टू द पावर x। यहाँ पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का सेम होता है, सेम फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं और सेम फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है ना। x टू द पावर n का अगर हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा सर, मिलेगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और ऐसे a टू द पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा सर, मिल जाएगा a टू द पावर x अपॉन log बेस e पावर a प्लस c, यहाँ भी प्लस c। आया समझ में। तो इस तरीके से टोटल 20 फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के, समाकलन के, और इन्हीं 20 के थ्रू हमको काम करना है आगे की ओर, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूले हैं, ये 20 के 20 बेसिक फॉर्मूले हैं, इन बेसिक्स से ही आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो कमर कस लीजिए, इन 20 का यूज करना है आपको, और एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं पूरा विश्वास करूंगा कि आज के लेक्चर में आप लोगों ने फॉर्मूलों को समझ लिया होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपका समझ में क्लियर हो गया होगा अबाउट द इंटीग्रेशन। इसी उम्मीद के साथ आज के लेक्चर को मैं यहाँ पे एंड करूँगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम एक्सरसाइज देख रहे होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच एवर्स।